Good morning, students. Today we are going to continue with the previous chapter that we were studying. With all the students in there, have you all joined in for Google Classroom? आज की attendance screenshot से ही लेंगे, and from tomorrow onwards we will use Google Classroom. As of now, only 46 students have joined in. The rest 10 students are still left. So I request all of you to join in for this Google Classroom link. Okay. So yesterday we were studying about carbonization. We studied about the two types of carbonizations, the high temperature carbonization and the low temperature carbonization. So low temperature carbonization or high में as the name only infers temperature difference है. लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन में रिवाइज करने के लिए टिल द अदर स्टूडेंट्स जॉइन इन. लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन में द काइंड ऑफ कोक दैट वी वर गेटिंग वाज सॉफ्ट, व्हेयरएज हाई टेम्परेचर में इट वाज हार्ड. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कोक क्या होता है. कोई बताएगा कोक क्या होता है? एनी स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इन? देयर आर 32 ऑफ यू. सो एनीवन हु वांट्स टू लेट मी नो व्हाट कोक इज. कोई बताओ. आकांक्षा, आदित्य, अभिनव, चैतन्य. मैम कार्बनाइज्ड फॉर्म ऑफ कोल. ओके, कार्बनाइज्ड फॉर्म ऑफ कोल. ओके, गुड. सो व्हाट इज बेसिकली, अगर हम थोड़ा इस आंसर को और इलाबोरेट करें तो कार्बनाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या नेटिव हुआ? फॉर्म ऑफ कोल. विच फॉर्म? मैम नेटिव फॉर्म ऑफ कोल. नहीं, नेटिव नहीं स्टूडेंट, यू हैव टेकन इट रॉन्ग. नेटिव का मतलब होता है ओरिजिनल या फिर जहाँ से when coal is burned in absence of air. कोल, व्हेन कोल इज हीटेड, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देते हैं. व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या है? मार्कर ये भी नहीं कर रहा है. Coal is heated in absence of air. बोर्ड दिख रहा है सबको? एयर या ऑक्सीजन. तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कोक. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोक. व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, it gives you coke. So what is coke? Coke is having high carbon content, like I told yesterday, high carbon content. ठीक है, ये इसको याद करो, समझ लो अभी कि कोक इज नॉट नेटिव. कोक इज a product which is received after we heat coal in high temperature in the absence of air. तो इसमें there is no moisture, volatile matter इसमें नहीं होता है. ठीक है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जब जो कैलोरीफिक वैल्यू रिड्यूस करने वाले फैक्टर्स हैं, मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर, अगर वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कैलोरीफिक वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी एंड इट विल बी मोर यूजफुल इन योर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. इसीलिए हम कार्बनाइजेशन करते हैं. कार्बनाइजेशन का प्रोसेस का पर्पज ही यही है कि जो हम मॉइस्चर या वॉलेटाइल मैटर है या नॉन कंबस्टिबल मैटर है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए एफिशिएंट है. दिस इज व्हाट योर कोक इज ऑल अबाउट. Excuse me, ma'am, some students are waiting. Some students are waiting. See, I have already opened the link. Good. Okay. ठीक है, तो ये कोक की स्टोरी थी. अब है LTC 500 to 700 डिग्री सेल्सियस, लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे. HTC इट्स योर 900 to 1200. कल जब हम बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट वन मोर टर्म, व्हिच वाज अ मेटलर्जिकल कोक.
कोक तो पता चल गया कोक क्या होता है। मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स। तो ऐसी प्रोसेस में यूज होने वाला कोक is called metallurgical coke. So metallurgical coke, what is its physical characteristics? It's white and it's lustrous and strong. ठीक है, ये पॉइंट हमने कल करे थे। मेटलर्जी का किसी को कोई ऐसा तो नहीं है कोई स्टूडेंट जिसे पता नहीं है मेटलर्जी क्या होती है, कोक क्या होता है, ये दोनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं विच इज योर टाइप्स ऑफ ovens दैट आर यूज्ड। और कल हमने अपना लेक्चर स्टॉप किया था प्योरिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलर्जिकल कोक। व्हाट इज मेटलर्जिकल कोक? मेटलर्जिकल कोक इज अ काइंड ऑफ कोक which is used for metallurgical purposes or metallurgical process। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। जो क्रिटिकल मेन प्रॉपर्टीज है वो था प्योरिटी, प्योर होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव सल्फर और फॉस्फोरस, क्योंकि वो रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना के दे लीड टू इम्प्योरिटी। नेक्स्ट था पोरोसिटी। पोरोसिटी इसलिए होनी चाहिए, लाइक इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन द स्लाइड, कि ऑक्सीजन कंटेंट का एफिशिएंट मूवमेंट हो सके थ्रू आउट दी कोल का स्ट्रक्चर, लाइक कार्बन कंटेंट को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए, इसीलिए पोरोसिटी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट था स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है, या फिर हम किसी भी कोक में जो कोक हम सिंथेसाइज करते हैं यहाँ पे, ये कोक को स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? जब भी आप कोई मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हो या कोई बॉयलर यूज करते हो जहाँ पे कि कोक को आपको यूज करना है, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट कोक इज स्ट्रॉन्ग। व्हाई? देयर आर टू पॉइंट्स टू विथस्टैंड, और विथस्टैंड का मतलब हो गया टू होल्ड। ओके, टू होल्ड द वेट ऑफ ओर, ये मेन रीजन है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो इट कैन गेट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ दिस ओर, और वो आपके कंबस्शन की प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बिकॉज हम बात करते हैं ये सारी प्रोसेसेस कहाँ होती है, सारी प्रोसेस होती है आपके ओवंस में। ठीक है, जहाँ पे कि कोल बेड्स डिजाइन किए जाते हैं और उसके ऊपर द ओवर इज केप्ट एंड इट्स अलाउड टू हीट अप। Okay, fine. So let's just assume this is a furnace. ठीक है, this is your coal bed, or coke bed. Sorry, let's just, this is your coke bed. ठीक है, and this particular thing is your ore. जो भी आप ore मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हो, ये ore है। ठीक है, this is your furnace, this is your coke bed, and this is your ore. So if your coal is not coke is not strength, having sufficient amount of strength to uphold or withstand the weight of the ore, it can get crushed, it can change into smaller pieces, और ये air passage movement में problem करेगा। So eventually what will happen? It can lead to quenching of fires or less efficient combustion। ठीक है, so coke जो भी आप यूज कर रहे हैं, it should be strong enough to withstand the weight of ore। नेक्स्ट है आपका पॉइंट है साइज। तो साइज शुड बी मॉडरेट टू प्रोवाइड एफिशिएंट कंबस्शन। अगर बहुत बड़े बड़े चंक्स आप यूज करोगे तो इन दैट केस जो यूनिफॉर्म हीटिंग है दैट विल नॉट बी पॉसिबल। जबकि जब आप स्मॉलर चंक्स या स्मॉलर साइजेस की कोक यूज करोगे तो वही सेम रीजन आता है जो क्रशिंग पे आता है कि चोकिंग हो सकती है, या फिर आपका यहाँ पे ये कंबस्शन एफिशिएंट नहीं हो सकता, बिकॉज स्मॉल pieces have got a tendency of combining and settling down into a small platform kind of thing। तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि एयर पैसेज या एयर का मूवमेंट कोक के केस में यहाँ पे फ्रीली हो, कंबस्शन शुड बी गुड। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज कंबस्टिबिलिटी, लाइक इट शुड बर्न इजीली, ये अंडरस्टैंडेबल है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? रिएक्टिविटी मीन्स
कोक या कोल भी जो भी आप ले रहे हो, रिएक्टिविटी ऑफ कोल इंडिकेट्स इट्स एफिनिटी टुवर्ड्स योर कार्बन डाइऑक्साइड, एयर या ऑक्सीजन। तो जब आप कोक डिजाइन करेंगे देन इट शुड हैव नो एफिनिटी और रिएक्टिविटी इन, अगर आप इसको जनरली यूज करना है, जैसे कि लेट मी इलैबोरेट इट मोर। ये 3 पॉइंट्स तो क्लियर है, स्ट्रेंथ की जरूरत है टू विथस्टैंड द वेट ऑफ द ओर। जो एक और क्रिटिकल पॉइंट है वो है रिएक्टिविटी। This is your 7th point, this is your reactivity. तो जब हम कोल के बारे में बात करते हैं तो कोल हैज गॉट अ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, एयर एक्सेट्रा, ठीक है। बट जब आपको कोक डिजाइन करना है, जब आप इससे कोक बनाएंगे कार्बनाइजेशन के बाद, दैट कोक शुड आइडियली बी, that coke should not be reactive, okay, unless and until आपका कोई specific process है। तो वो specific process क्या हो सकता है? वो specific process हो सकती है आपकी प्रोड्यूस वाटर गैस आपको बनानी है। in that case water gas क्या है? Can anyone, any student tell me what is water gas? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, इसका मिक्सचर इज कॉल्ड योर वाटर गैस। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है, मेटलर्जी के अलावा अगर कोई रीजन है, ओनली इन दैट केस यू रिक्वायर अ कोक विच इज रिएक्टिव, अदरवाइज फॉर ऑल जनरल पर्पसेस, ऑल जनरल इंडस्ट्रियल पर्पसेस, कोक शुड आइडियली बी नॉट रिएक्टिव। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोक, कोक शुड नॉट बी रिएक्टिव, हाउएवर coke used for water gas manufacture must be reactive to steam, तभी water gas बनेगी। So if you are having any particular requirement like water gas manufacture or water gas synthesis, only then the coke should be reactive, otherwise one should manufacture a coke which is not reactive. So this was your 7th point. 8th point is it should be cheap and available for metallurgical plant. तो ये जो 8 points है, 8 points में से 3 critical है। First is your purity, porosity, strength and reactivity. ये 4 points है जो कि critical है, on which you can stress your answer whenever you are writing it. Otherwise, size and calorific value, you can simply elaborate about them. You can give a simple answer, but one should elaborate more about these points: porosity, purity, reactivity. So this was all about the properties of metallurgical coke, that it should be strong, it should be pure, it should have that strength, and it should be not reactive unless and until you have a specific purpose कि आपको water gas manufacture करनी है. Otherwise, for all general industrial purposes, it should be non-reactive. So this is all about your metallurgical coke. Metallurgical coke is the one which is used for metallurgical purposes. How does it look like? It looks like white, lustrous product. Okay. So अब ये metallurgical coke को बनाने के 2 तरीके हैं. Are there students in waiting? Let me just check. No. Okay. So ये metallurgical coke को बनाने के 2 तरीके हैं. First is your beehive oven and second is your Otto Hoffmann oven. So beehive oven was a relatively old method. Beehive oven and Otto Hoffmann. This is your second one. So Otto Hoffmann is the one that is used recently. Otto Hoffmann oven. Okay. So let's just look at the schematic of your beehive oven. So as you can see in the image, a beehive oven has got the dimensions of 4 meters by 22.5 meters high. So there is already a notation given. And these ovens, they were used for making what? They were used for making metallurgical coke. So let's just talk about its design.
ये जो coal bed है, you can see, if you can see the cursor moving. So this particular coal bed, it was placed in here, और इसकी height कितनी होती है? 0.6 meters high तक आप एक coal bed बना लेते हैं. After that, what you do? You close this particular door for air supply. So let's just start from the beginning. टॉप से स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर का साइज क्या है? स्ट्रक्चर का साइज है 4 मीटर वाइड है, 2.5 मीटर हाई है. द टॉप वन दैट दिस पर्टिकुलर एरो शोज द होल फॉर डिस्चार्जिंग योर कोल इनटू द ओवन. ठीक है, इस पर्टिकुलर बी हाइव ओवन में ऊपर से कोल डिस्चार्ज करते हैं और एक बेड बना लेते हैं विच इज 0.6 मीटर्स इन योर थिकनेस एंड देयर इज अ डोर फॉर एयर सप्लाई. तो ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात है. ये जो आउटर लाइनिंग्स है इसकी, ये ब्रिक्स की बनी हुई है एंड इट हैज गॉट रिफ्रैक्टरी मटेरियल कोटेड ओवर इट. सो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था. रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स आर द वंस विच कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे कि सिलिका है. ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल से इस पूरे ओवन को कोट कर देते हैं एंड देन यू स्टार्ट योर कार्बनाइजेशन. तो फर्स्ट थॉट जो दिमाग में आता है वो ये कि इसमें तो ऑक्सीजन, कार्बनाइजेशन कब होती है? कार्बनाइजेशन तब होती है जब आपका ऑक्सीजन कम होता है. ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा तो आपको देना पड़ेगा सो दैट कंबशन टेक्स प्लेस, बट इट्स नॉट दैट सफिशिएंट. सो व्हाट let me just draw it here. This is your oven, it has got some gate. This is your coal bed, this is your gate, and this is your hole for coal charging. Okay, this is your door for air. So ये simple for air. Okay. Yeah. ठीक है, this is your hole for charging. This is, and this particular thickness is your 0.6 meters. इतनी आप हाइट तक एक कोल बेड डिपॉजिट करके यू जस्ट स्टार्ट इग्नाइटिंग. तो इनिशियली तो आपको एक कोल को इग्नाइट करना पड़ेगा, बट वंस दिस प्रोसेस स्टार्ट, वंस द कोल स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप, the ignition is further continued by the volatile matter present in the coal. ठीक है, initially what you are doing, you are first one time writing initial heat and this continues by volatile matter burning. Students, please take a paper and a pen and note down what I am narrating to you, जिससे कि जब आप बाद में इस डायग्राम को देखें तो you can get the clarity how things are going in this particular beehive oven. So this is a simple old method of carbonization in which what we have taken, we have taken a brick-kiln structure which has got refractory material coating into it. A coal bed is placed and we start heating it. So initially हमें heat देते हैं, then we close this particular door partially. This door is closed partially and the carbonization takes place. Coal starts getting heated up, volatile matter is extracted, and that volatile matter also burns and provides additional heat. Okay, so just write it down. The process of carbonization in beehive oven has two steps. First is the initial burning or initial igniting of coal, which is done manually. After that, the door is closed partially. This particular door is closed partially to stop the air from, to stop, excess flow of air, and the coal is allowed to heat. So what happens? जितना भी volatile matter है वो भी burn होगा, इस पूरे chamber में burn हो जाएगा, and that will also provide additional heat to the coal. So carbonization में क्या होगा? Let's go to the next slide. So up to like I already told you, up to the end of 19th century, beehive ovens were used for metallurgical purpose. This point roof is provided, I've already told. Another hole is provided in the lower part for supply of air, like this here, and exhaust gases are allowed to escape in the atmosphere. तो ये पूरी carbonization की process में इस पूरे beehive oven में
जो कोल है वो हीट होता रहता है, सेल्फ हीटिंग होती रहती है इसमें, एंड जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। जो बाय प्रोडक्ट्स है वॉलेटाइल मैटर, आप इन जनरल आप अगर स्टोर करते तो यू कुड हैव यूज्ड देम एंड एक्सट्रैक्टेड important hydrocarbons from it, but beehive oven के केस में the people who used this beehive oven did not trap the exhaust gases, तो ये efficient नहीं था ये purpose, और इसमें yield भी इतना ज़्यादा नहीं आता था. So what were the demerits of using this particular beehive oven? Byproducts which could be used as chemicals or for production of chemicals are allowed to escape into the atmosphere. Lower coke yield due to partial combustion and lack of flexibility of operation. ठीक है, ये इस particular beehive oven के 3 points हैं. Let me revise it for you. This is a brick-lane structure which has got a coal bed of a height of 0.6 meter. There is a door for air supply, and when once the coal starts heating up, we close this door partially and allow this coal to heat for a period of few days, okay. And during that process, all the volatile matter, all the moisture from the coal, it gets escaped into the atmosphere and this coal changes into coke. ठीक है, ये simple method है. इसका एक realistic image, when I will give you that slide for notes, तो एक realistic image I will add for your better understanding. So this was all about your beehive oven. Demerits याद रखना, whenever there is quiz or some assignment or tutorial given to you, ये demerits पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखना है. इसका schematic याद रखना, एग्जाम में beehive oven का schematic भी आ जाता है, ठीक है. The next one, this is your Otto Hoffmann oven. This oven is basically an advanced oven, और इस particular oven का एक feature important है, and that is regeneration of all the products and regeneration of heat economy. ठीक है, ये advanced है beehive से, और ये this particular oven is based on principle of regeneration of heat and all the volatile matter that escaped in case of beehive oven. तो ये major question आता है एग्जाम में when we talk about this particular fuel process. इसका schematic सभी का आपको याद करना है, चाहे वो bonds coloring में है या bodies है, so one should know this schematic. Okay, so this is your Otto Hoffmann oven. I will just draw a simple diagram. This is your coal bed. Okay, check out this. बाकी ऊपर से तो you can relate to this slide. So let's just go to the slide. What happened? Where did it go? Can you see the slide? I cannot see it on my page. Okay. So we were talking about this particular slide. देखो, Otto Hoffmann oven is an advanced version of beehive oven. What is it used for? It is used for manufacturing metallurgical coke. What is it based on? Or what is its principle? Its principle is regeneration of heat and regeneration of all the chemical products or all the byproducts. ये इसका basic principle है. Otto Hoffmann was a scientist who designed this particular oven. So इस oven का feature क्या है? Let's go to the top part, this part of the slide. And what is happening? There is a coal bunkers. यहाँ पे coal bunkers दिए हुए हैं. Then there is coal. This is coal charging cars, and what you see is your coke oven. ठीक है. उसके नीचे what is given? उसके नीचे is given your checker bricks. तो ये सारे जितने पार्ट्स हैं, चाहे वो चेकर ब्रिक है या फिर चार्जिंग है,
इनका डिफरेंट पार्ट्स का इम्पोर्टेंस और उनका डेफिनेट यूज है विच विल डिस्कस. So keep this particular schematic in mind so that I can move to the next slide. So top part पे there is coal bunkers. फिर coal bunkers से coal को timely या intermittent periods में ड्रॉप करते रहते हैं कोक ओवन में. जैसे जैसे कोक बनता जाता है और हम उसको एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं तो टॉप से कोल, नया फ्रेश कोल डिपॉजिट करते रहते हैं इस ओवन में. सो दिस इज द टास्क ऑफ योर कोल बंकर्स एंड योर कोल चार्जिंग कार्स. ठीक है. जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ओटो हॉफमैन ओवन का वो कोक ओवन है और रीजेनरेटर्स है जो नीचे दिया हुआ है. ठीक है. So let's just go to the next slide to understand what the purpose of coke oven and regenerators. But this is the principle which you need to keep in mind. Okay, let's just go to the next slide. Let's understand the working of Otto Hoffmann oven. So what is happening in Otto Hoffmann oven? Coal is added to the chamber, after which the chamber is closed tightly. This is your chamber. So this chamber is closed tightly after adding it. Coke ovens are heated to 1200 degrees Celsius by burning gaseous fuels, initially coke oven gas. The process of carbonization starts from side walls of the chamber and moves towards the center. We are talking about the working of Otto Hoffmann oven. The volume of coal decreases as it turns to coke because of the removal of volatile matter in the form of tar and gas at 500 degrees Celsius. At 700 to 800 degrees Celsius, the soft plastic mass solidifies into hard and porous coke. Okay, let's go to the previous slide so that you can relate. Process of carbonization में हमने क्या किया था? यही सारे points discuss किए थे ना कि जब कोल को हीट करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे तो डिफरेंट जैसे जैसे टेम्परेचर स्कैन होता रहता है वैसे वैसे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एस्केप करते रहते हैं और हीट होते रहते हैं. ठीक है. सो 400 पे कोल बिकेम सॉफ्ट एंड प्लास्टिक. ये पॉइंट हम ऑलरेडी मार्क किया था. So let's go back to the working. So what you are doing, you are taking a coal, you are adding it to this particular chamber, heating it to 1200 degrees Celsius and letting the carbonization happen. So what is happening in carbonization? All the volatile matter, it starts getting removed from the coal. जो उसका वॉल्यूम है कोल का वो डिक्रीज हो जाता है एंड जो सॉफ्ट प्लास्टिक मास बना था 400 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे. ठीक है. दैट मास इट स्टार्ट्स गेटिंग सॉलिडिफाइंग एट 700 डिग्री सेल्सियस. जो फर्स्ट स्लाइड मैंने अभी पहले दिखाई दैट वाज अ जनरल प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन. तो उसी के बुलेट्स पे यू हैव टू डिजाइन दिस वर्किंग ऑफ दिस ऑटो हॉफमैन ओवन क्योंकि कार्बनाइजेशन का प्रोसेस एक ही है. ठीक है. तो स्कीमेटिक याद रखना है और स्कीमेटिक को लिख करके उसी के बेसिस पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप मार्क कर दीजिए कि क्या क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर ओटो हॉफमैन ओवन. तो इसमें दो टर्म्स हैं, कोक ओवन गैस, इसकी कॉम्पोजिशन आप स्टूडेंट्स लिख लो, और दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन. ठीक है. ये तो समझ में आ गया कि कोल को आपने डिपॉजिट किया चेम्बर में, हीट किया, उसमें से जितना वॉलेटाइल मैटर था, गैसेस था, वो सब एस्केप हो गई या रिमूव हो गई और उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया एंड देन इट चेंज टू योर हार्ड एंड पोरस कोक. व्हाट इज हैपनिंग? जो साइंटिफिक या एक मैकेनिज्म वाला रीजन होता है जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री में मैकेनिज्म. सो व्हाट इज हैपनिंग? डिहाइड्रोजिनेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है. मैंने वो टर्म मेंशन की है. व्हाई इज द हार्डनेस अटेन? जो सॉफ्ट प्लास्टिक कोक था वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फ्रॉम 700 टू 800 तो वो हार्ड क्यों हो गया? द रीजन बिहाइंड इट्स हार्डनेस वाज the process of dehydrogenation. So what is dehydrogenation? Dehydrogenation is the removal of hydrogen from aromatic compounds. ठीक है. ये पॉइंट आप लिख लीजिए. What is dehydrogenation? Dehydrogenation is the removal of hydrogen from organic compounds. ठीक है. ऐसे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता नहीं है एग्जाम में, बट फॉर योर ओन कॉन्सेप्ट, सॉफ्ट कोक टू
हार्ड कोक क्यों बनता है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट्स बिकॉज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, removal of hydrogen, okay, from organic substance या compound, okay, as you will see. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्किंग ऑफ ओटो हॉफमैन ओवन। इसमें 2 पॉइंट्स है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कोक ओवन गैस क्या होती है। तो कोक ओवन गैस क्या होता है? कोल गैस का कल मैंने बताया था, कोई बताओ कोल गैस क्या होती है? कल जब हम कार्बोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, when I wrote coal, when it gets heated up, it gives you coke plus coal gas, right? ये दिया था। तो कोल गैस की कंपोजिशन क्या बताई थी? कोल गैस की कंपोजिशन बताई थी हाइड्रोजन एंड CH4 मीथेन, मेजर कंपोजिशन। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, हाइड्रोजन एंड मीथेन, इसमें सम परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, बट इट्स ओनली लेस। मेजर कंपोजिशन जो होती है कोल गैस की, इट्स योर हाइड्रोजन, मीथेन एंड वेरी लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इफ दिस इज कोल गैस, so what is your coke oven gas? Coke oven gas has got a different composition, students. So just write it down. This is your coal gas. परसेंटेज एग्जैक्ट याद करने का जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट आई कैन राइट इट फॉर यू। इट्स ऑलमोस्ट 50, 35 एंड 10 to 5 to 10%। ठीक है, परसेंटेज एग्जैक्ट टर्म्स में याद करने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि 3 कंपोजिशंस होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कोक ओवन गैस, it has got some other components other than your methane and hydrogen. It's your carbon monoxide. Apart from this, it's carbon monoxide and your C2H4, any alkane or any kind of aromatic substance. This is your 5%. तो आपको 5% ये भी मिलेंगे, alkanes के paraffins भी मिलेंगे when we talk about coal gas. But in coke, when we talk about coke oven gas, but when we talk about coal gas, so it has got a very specific composition, which is your hydrogen and your methane. So, and what is dehydrogenation? Dehydrogenation is the removal of hydrogen from organic compounds, and in terms of coke, it leads to hardness of coke. This is the reason behind getting a soft coke at your 400 degrees Celsius and a hard coke at 800 degrees Celsius. Hydrogen is removed. So this is about your basic working of Otto Hoffmann oven. नेक्स्ट है रीजनरेशन वाला पार्ट, रीजनरेशन की स्लाइड। ठीक है, तो इस रीजनरेशन के बारे में इस तरीके से पढ़ लेते हैं। वी गो टू दिस स्कीमेटिक एंड अंडरस्टैंड इट। जब हम कोक डिज़ाइन करते हैं तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक गैस रिलीज होती है, कुछ वॉलेटाइल मैटर रिलीज होता है। तो डू यू थिंक दैट वॉलेटाइल मैटर इज हैविंग सम हीट? लेट्स मेक द क्लास इंटरैक्टिव नाउ, बेटर अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. ओके, तो वो जो वॉलेटाइल मैटर के पास हीट होती है उसका क्या करोगे? आर यू गोइंग टू यूज दैट हीट और यू आर गोइंग टू लेट इट एस्केप? यहाँ पे आपने जो कोक बना उसको आर यू गोइंग टू यूज दैट हीट और यू आर गोइंग टू लेट इट एस्केप? व्हाट इज द टास्क दैट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू यूज दैट हीट। ठीक है, यहाँ पे रेड में मैंने मार्क किया है रीजनरेशन ऑफ हीट इकोनॉमी। सो ऑल द volatile matter or gases evolved from this particular area, this carbonization area। इसको हम एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है इन दिस पर्टिकुलर Otto Hoffmann oven, which is called your checker brick structure। इसमें पास करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इस स्लाइड में जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, ये इसका एक स्मॉलर वर्जन ड्रॉन है, स्कीमेटिक है। So what you are doing, you are heating the coal here and you are, this is a checker brick structure and you are allowing that heated material, that heated gases, flue gases to pass through these vents. ठीक है, वेंट 1 एंड वेंट 4। जब आप ओटो हॉफमैन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आप यही वाला स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये गैसेस कहाँ से जा रही हैं। तो these are your 4 vents which are given in this checker brick structure. What are these vents doing? These vents are helping you to use the heat of the volatile matter and gases and heat up the normal inlet air. तो यहाँ पे simple words में बता देती हूँ कि जो भी volatile matter या gases है उनको हम यहाँ पे push करते हैं इस region में। ठीक है, इस तरीके का structure है कि this can be adjusted। ठीक है, so first cycle में क्या होगा, first cycle में the volatile matter or the heated gases are heating up this particular area. Second cycle में we will reverse the structure and we will let the inlet air, क्योंकि combustion में कुछ थोड़ी air भी चाहिए होती है ना, तो we are letting the inlet air to pass through this area, तो वो preheat हो जाती है। so जब आप coke oven में वो air use करेंगे, so that air is already heated up। ठीक है, I hope I have not confused you all. Check out this area. Cycle 1. All the volatile matter and heated gases are passed through checker brick. Cycle 1 में what are they doing? They are heating the checker brick। ठीक है, ये फर्स्ट साइकिल है। सेकेंड साइकिल है रिवर्सल ऑफ डिजाइन और जनरेटर्स। ठीक है, रिवर्सल ऑफ जनरेटर्स, लेट मी राइट इट एज जनरेटर्स, थ्री जनरेटर्स। ये पार्ट है। ठीक है, साइकिल 2 इज ऑल अबाउट रिवर्स
रीजनरेटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल में हमने क्या किया, जितना भी वॉलेटाइल मैटर या हीटेड गैसेस था उनको इस चेकर ब्रिक पे पास किया। दिस फोटो ऑफमैन ओवन हैज बीन डिजाइन इन सच अ वे कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, इट कैन बी मूव, इट कैन बी चेंज। सो व्हाट वी आर डूइंग इन द फर्स्ट साइकिल, we are allowing the heated gases to pass through this checker structure and getting the bricks heated up. सेकेंड साइकिल में रिवर्सल ऑफ रीजनरेटर। तो ये वाला स्टेप में किया, रिवर्सल इसलिए किया जिससे कि जो इनलेट एयर है कंबस्शन की उसको हम प्री हीटेड ब्रिक से पास करें एंड दिस हीट्स द इनलेट एयर टू, ठीक है, दिस हीट्स द इनलेट एयर ऑल्सो, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर की अगर गैस को आप ओवन में डालते हो तो पहले तो उसको हीट करने में ही टाइम चला जाता है या वो हीट करने में ही एनर्जी चली जाती है। सो टू अवॉइड दैट स्टेप व्हाट वी हैव डन, we have taken a very smart step. What we have done in this Otto Hoffmann oven, we have taken the preheated gases, heated the checker bricks, and these checker bricks help you to heat the inlet air. तो जो oven का टेम्परेचर है वो more or less consistent बना रहता है। So this was about your regeneration of heat economy in terms of your Otto Hoffmann oven, ठीक है। तो रीजनरेशन का पॉइंट जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट रीजनरेटर से चेकर ब्रिक्स। Otto Hoffmann oven में I'm just writing it in this way, Otto oven. First is regeneration of heat. Second is regeneration of byproducts, ठीक है। तो byproducts का तो नेक्स्ट है, बट रीजनरेशन ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट कहाँ से यूज करेंगे, चेकर ब्रिक कॉन्सेप्ट से। जो चेक फॉर्म में ब्रिक का स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे, दिस इज योर चेकर ब्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस चेकर ब्रिक कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था, दो साइकिल्स हैं। फर्स्ट साइकिल में जो हीटेड गैसेस हैं वो यूज करते हैं ब्रिक्स को हीट करने के लिए। सेकेंड साइकिल में जो हीटेड ब्रिक्स हैं उनकी हीट का यूज करके इनलेट एयर को हीट कर देते हैं। सो ऑल दिस टू प्रोसेसेस, टू साइकिल्स, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ योर oven, कंसिस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ये प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर हीट इकोनॉमी। In the next class we are going to talk about the regeneration of products. ये स्लाइड, ठीक है। अगर इस स्लाइड में और नेक्स्ट स्लाइड में अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्वेंचिंग और ये। एंड कल के क्लास थर्सडे की क्लास में आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट नाइट्रोजन। तो ये टॉपिक ओटो हॉफमैन ओवन और नाइट्रोजन वाला कॉन्सेप्ट we will complete in the next class, the next upcoming class, ठीक है। तो फ्राइडे को जिनको भी डाउट है नाइट्रोजन वाले कॉन्सेप्ट में वो क्लास जरूर अटेंड करें, मिस ना करें, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो टू द स्लाइड। सो रीजनरेटिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चेकर ब्रिक से ये अटैच्ड है और इसकी स्लाइड के मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द साइकिल इज रिवर्स्ड एवरी 30 minutes to use the heat of flue gases efficiently. So flue gases is nothing but all the gases that are formed in the process of carbonization. So flue gases transfer their heat to regenerator cells or checker brick cells till the temperature rises to 1000 degree Celsius, जैसे कि मैंने आपको बताया। Now this is reversed and the inlet air is also heated. So what is this doing? It is helping the chamber, the oven chamber, to maintain a consistent temperature, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन या कुछ आता है रीजनरेशन ऑफ हीट इकोनॉमी का, तो यहाँ से चेकर ब्रिक का कॉन्सेप्ट और उसकी दोनों साइकिल्स आप मेंशन कर देना।
ठीक है, सो दिस वाज अबाउट रीजनरेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड है क्वेंचिंग की। सो क्वेंचिंग इज बेसिकली blowing out or what है ना, ending up something like quench your thirst. So what is it? Quenching is something like ending up or blowing out. जैसे कि हमने कार्बन के वॉलेटाइल मॉइस्चर के केस में पढ़ा था कि क्वेंचिंग हो जाती है अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ओटो हॉफमैन ओवन में इस वर्ड का, इस टर्म का क्या इम्पोर्टेंस है। जो भी कोक आप एक्सट्रैक्ट करते हो दैट इज हैविंग अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है, वो ऑलरेडी हीटेड है, लाइक 1200 डिग्री सेल्सियस तक का आपने ओवन हीट किया था, तो इट इज़ क्वाइट हॉट, so you have to bring it to room temperature so that transportation may easy ho. So quenching is basically of two types. First is your dry water based quenching, which I have already marked as spraying water, and then there is a dry quenching. So red hot coke attained from your carbonization process is quenched by spraying water or by inert gases. So when it's done by water, it's called your water-based quenching. When it's done by inert gases, it's called uh, dry quenching. Okay, so dry quenching क्यों important होती है? It's more beneficial as the coke produced is strong and dense. Large amount of heat is wasted in water-based quenching, whereas in dry quenching, the heated up inert gases are used to heat the boilers and recirculated. इसको भी समझ लेते हैं। हीट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आता है क्वेंचिंग का। तो कोक प्रोड्यूस हो गया है, इट हैज गॉट सम टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट है क्वेंचिंग और bringing coke to normal temperature. Why do we do that? We do that क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो करना होगा उसका, या फिर कोई और प्रोसेस होगी जिसमें कि टेम्परेचर कम चाहिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग, वाटर क्वेंचिंग और वाटर बेस्ड क्वेंचिंग, एंड सेकंड इज योर ड्राई क्वेंचिंग। तो ड्राई इज टू इनर्ट गैसेस, water based quenching में you have to re-dry the coke. आपने उसको cool down तो कर दिया, but you have to again go through a process of little bit drying of this coke. So वो एक extensive process है and it will take a lot of time and energy. So dry quenching is much better. What is happening? ये एक dry quenching के केस में like this is the crucible or a chamber which has got coke present, red hot coke. यहाँ से आपने I'm talking about dry quenching. This is the chamber, this is your coke. You are inserting inert gas, passing this inert gas over this coke. This is your red hot coke. Okay. This heated up inert gas, heated up, okay, heated up inert gas is again used for boilers. So basically again there is a step of regeneration of heat economy or heat energy. So what you are doing, you are cooling down this red hot coke by passing cold inert gas. This inert gas is taking up heat, and that heated up inert gas can be used in boilers or some other purpose जहाँ पे कि heat की requirement है। तो ये इकोनॉमिकल भी है और ये हीट रीजनरेशन की पॉइंट को भी एड ऑन करता है। सो इनर्ट गैस क्वेंचिंग इज इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल व्हेन वी टॉक अबाउट योर कोक। ओके, so this is about quenching. There are two types of quenching, water based quenching and inert gas quenching. So inert gas quenching is more important because the heated up inert gas can be used for boilers again and recirculated. Okay. नेक्स्ट स्लाइड है रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। सो ये हम कल करेंगे बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक और टाइम मिलेगा
तो नाइट्रोजन वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक की क्लास में पिछले जितनी भी स्लाइड्स है उसमें किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या कोई डाउट है, so they can ask me or let me know the points. I will revise that in the class. 40 students added up है, बाकी के students नहीं है. So any of you 40, if you want to ask any question or if you want any topic to be re-explained, please let me know. Manya, Kartik, Nikunj, Namit, Prachi, any student any doubt? Tutorials में assignments में फिर doubt नहीं आएगा, आपको problem नहीं आएगी. So if you have any doubt, please ask me. अभी time है and we'll take the next topic in the next class. ठीक है. So water gas की composition कोई बताएगा? Carbon monoxide plus hydrogen. What is the composition of coal gas? Coal gases, methane and hydrogen. What is the composition of coke oven gas? Coke oven gas has got hydrogen, methane and other aromatic and paraffins. Okay. What is dehydrogenation? Dehydrogenation is the removal of hydrogen from your coal. So this leads to the hardness. Students, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपकी, नेक्स्ट टीचर हैज अराइव्ड, तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है so you can ask me, otherwise I'm ending the class here. Okay. Thank you all. Ma'am, please share this PDF. PDF, yeah, definitely. I'm going to share it on all the assignments and tutorials भी आने वाले हैं आपके. तो ये PDF मैं Google Classroom पे share करूँगी. So the CRs, both Manya and Harshit, please make sure everybody adds up into the Google Classroom group. ठीक है, जिससे कि किसी को ऐसा ना हो कि notes नहीं मिले. ठीक है, I'll share the PDF. Okay, thank you class. Have a good day. I'm ending the class. Bye. Thank you, ma'am. Okay, bye.